हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं टी बीम, ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था और टी बीम आपके एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। बट ये वीडियो मैंने जो आपका सिलेबस है उसमें जो बीम का चैप्टर है, सिंगल, डबल और कैंटिलीवर, उसी के साथ दिया है। बट मैं इसका वीडियो अलग से बना रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो मुझे लगा एक सेपरेट वीडियो देना ज़्यादा बेहतर है। दूसरी चीज़, इस टॉपिक में मैंने कवर जो किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो कवर किए ही हैं, साथ के साथ कुछ चीज़ें गलतियां थी। मैंने आपकी बुक्स में भी देखा कुछ मिस्टेक्स हैं, कई जगह मैंने और देखा इसके रिलेटेड जो टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं उसमें भी कहीं गलतियां हैं, तो वो चीज़ मैंने सारी क्लैरिफाई की हैं। सो आप होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा एग्जाम में, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना चाहिए ताकि उनको भी मैक्सिमम बेनिफिट हो, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो पे। तो स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं टी बीम के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन भी देख पा रहे हैं, कुछ डायमेंशंस डाटा आपको दिया है और जो नहीं दिया है वो हम एज्यूम कर लेते हैं, ये एक बेसिक आइडिया है इसका, ठीक है। दूसरी चीज़, जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो मैं स्केल यूज़ करूँगा 1:10। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से या फिर ड्राइंग आपकी किस स्केल पर बन सकती है वो आइडिया डेवलप करके उस हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं टीवी में स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर कर दूं और कुछ मैंने मिसकंसेप्शंस और कुछ गलतियां भी देखी हैं ड्राइंग में और भी लोग करा रहे हैं, तो मैं उनको बीच बीच में क्लियर करता चलूँगा ताकि आप कोई ऐसा इलॉजिकल मिस्टेक ना करें। कई ऐसी मुझे मिली हैं जो कि नहीं हो सकता पॉसिबल बट लोग बना रहे हैं, तो मैं उन चीज़ को भी क्लियर करूंगा। सो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम्स में आप ऐसी गलतियां ना करें कि आपके नंबर कटे। फिगर तो आप सुंदर सा बना दोगे, मुझे पता है ड्राइंग में कई लोगों का हाथ मुझसे भी अच्छा होगा, बहुत सुंदर से फिगर बना देंगे, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है। ये आपकी वाली ड्राइंग नहीं है जहाँ आपको सुंदर से फिगर बनाते हो। यहाँ अगर टेक्निकलिटीज़ में आपने गलती कर दी तो आप फिगर चाहे कितनी भी सुंदर बनाओ, अगर चेक करने वाला ढंग का हुआ वो आपके नंबर काट देगा। आपकी सुंदरता सफाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस फिगर को ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब टी बीम आती है फ्लैंज्ड बीम की कैटेगरी में, ठीक है। फ्लैंज बीम क्या होती है? फ्लैंज क्या होता है आप नॉर्मल जानते हो। फ्लैंज इस टाइप का हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, ठीक है, जिसके ऊपर वर्टिकल लोडिंग आती है, तो इस टाइप के मेंबर को फ्लैंज कहते हैं। अब फ्लैंज बीम्स क्या होते हैं? फ्लैंज बीम्स की कैटेगरी में दो टाइप की बीम आती है, एक होती है एल शेप बीम और दूसरी होती है टी शेप बीम, ठीक है। टी शेप बीम की ड्राइंग आपके सिलेबस में है, एल शेप बीम की ड्राइंग तो नहीं है बट थ्योरेटिकल पोर्शन में कभी कभी ये पूछ लेता है, ठीक है। एल शेप बीम को एंड बीम भी कहते हैं कई बार। जब होता क्या है, जब आप छत बनाते हो ना, तो मैं छत का सेक्शनल व्यू बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो इसमें आप क्या देखोगे कि जो आपके सपोर्ट्स हैं, सपोर्ट्स तो यहाँ पे लगेंगे, ठीक है, पर आपके बीच में भी यहाँ पर एक बीम है, तो ये वाली बीम ऐसा टी का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, इसलिए ये टी शेप बीम कही जाती है। और ये साइड वाली ऐसे एल का स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, इसलिए इन्हें एल शेप बीम कहते हैं। ये इसका बेसिक आइडिया है, ठीक है। अब बीम्स के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए। वैसे तो हम लोग जो अभी तक बीम पढ़ते थे वो सारी आइसोलेटेड होती थी, ठीक है, एकाकी। अब टी बीम के केस में आप पढ़ेंगे वो होंगी मोनोलिथिक, ठीक है। आइसोलेटेड बीम्स कौन सी होती थी? जिसमें आपकी बीम नीचे पड़ी है, जो कि आपको नॉर्मल आपने बीम एक जैसे बनाते हैं वैसे बनाई है। बीम में रीइंफोर्समेंट जैसे जैसे की जाती है वैसे रीइंफोर्समेंट है, स्टिरप्स भी लगे हुए हैं, ठीक है। और इसके ऊपर एक स्लैब पड़ी हुई है, ठीक है, और ये स्लैब अपना लोड ट्रांसफ़र कर रही है। इसमें भी रीइंफोर्समेंट है क्योंकि नीचे इसका टेंसाइल जोन होगा, ठीक है। तो ट्रांसफ़र कर रही है अपना लोड वाया बार्स के थ्रू इस बीम पे और बीम ट्रांसफ़र कर रही है नीचे सपोर्ट पे। ये है आइसोलेटेड क्योंकि इसमें बीम अलग एक्ट करती है, स्लैब अलग, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो नीचे बीम का जो लोअर बॉटम होता है वो होता है टेंसाइल जोन, ठीक है। ऊपर वाला होता है कंप्रेसिव जोन, जो कि बीम की बेसिक टेंडेंसी है, जो कि आपको प्रॉपर्टीज़ में बीम के बारे में पीछे ही पता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब ये टेंसाइल में, ये कंप्रेसिव में, पर क्योंकि अलग अलग है, तो जब आपकी स्लैब झुकेगी, ये स्लैब पर ध्यान दीजिएगा, तो स्लैब का ये हिस्सा झुकेगा, ठीक है, नीचे वाला, और ये वाला भी आएगा। तब आप खुद गेस करिए, नीचे वाला जो होगा वो खींचेगा, ऊपर वाला दबेगा, तो यहाँ स्लैब में टेंसाइल होगा, यहाँ ये कंप्रेसिव जोन में होगा, ठीक है। तो हम दोनों मेंबर्स की पूरी प्रॉपर्टीज़ का या पूरी जो उनकी सामर्थ्य है उसका पूरा यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए आइसोलेटेड बीम से मोनोलिथिक बीम की जो प्रॉपर्टी आई है, मोनोलिथिक बीम्स की तरफ शिफ्ट हुए। मोनोलिथिक में क्या होता है कि आपकी जो स्लैब होती है, इसको एकाश्मी, आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, एकाश्मी ही कहते हैं हिंदी में।
इसमें क्या होता है, स्लैब के अंदर ही आप बीम कास्ट कर देते हो, ठीक है, शटरिंग के टाइम पर ही बीम को इसके साथ में कास्ट कर देते हो। अब इससे क्या होता है, जो बीम का कंप्रेशन जोन है वो जो स्लैब के साथ वो कॉमन हो जाता है, ठीक है। ये तो टेंसाइल जोन है नीचे वाला, ये कंप्रेसिव जोन है, ये जो आपकी स्लैब है उसके साथ कॉमन हो जाता है। अब इससे क्या होता है, ये पूरा कंप्रेसिव जोन की तरह बिहेव करता है और कुछ लोडिंग में बीम की ये स्लैब भी सपोर्ट करती है, इसीलिए स्ट्रक्चर या वो मेंबर ज़्यादा इफ़िशिएंट हो जाते हैं इस तरीके के स्ट्रक्चर से। दूसरी चीज़, जब आप इस तरीके का मोनोलिथिक स्लैब बनाते हो या बीम बनाते हो तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें कुछ पोर्शन तक ये फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। मतलब अगर स्लैब मान लीजिए आगे और लंबाई तक जा रही है, ठीक है, इधर आगे और लंबी जा रही है इसके बाद, तो कुछ बात नहीं, कुछ दूरी तक वो स्लैब एक्ट करता है, ठीक है, वो फोर्स एक्ट करता है। तो इसीलिए ये जो निकला हुआ पोर्शन है इसी को फ्लैंज कहते हैं और इसी ओवरऑल स्ट्रक्चर को फ्लैंज बीम कहते हैं। इसीलिए फ्लैंज बीम की कैटेगरी में एल शेप और टी शेप आता है। टी में मोनोलिथिक वाला जो है वो आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप थ्योरेटिकल पोर्शन समझ गए। इसके बाद एक चीज़ मैं अभी क्लियर कर दूँ, ड्राइंग में भी बताऊँगा मैं, कि देखिए जो आपकी स्लैब होती है, स्लैब का टेंसाइल जोन नीचे होता है, ठीक है। स्लैब ऊपर से नीचे की तरफ को झुकती है, आपने पढ़ा होगा मेन बार्स, ठीक है। इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स पड़ती हैं, ठीक। ये स्लैब को बनाने का बेसिक तरीका है, ठीक है। अब मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का प्रिंसिपल क्या है कि भाई मेन बार स्लैब को नीचे झुकने से रोकती है, रिइंफोर्समेंट का यही काम होता है, ठीक है। पर अगर आप टी बीम बना रहे हो, ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर भी आप एक बार लगाओगे, भाई एक साइड बार लगा के तो आप क्या एक ही तरफ बार डाल के उसको रेस्ट करवा दोगे, अपने आप टिक जाएगी वो? कहीं से तो बांधना पड़ेगा ना, स्टिरप्स तो डालोगे ना, ये तो बेसिक चीज़ है। कहीं भी स्टिरप्स अगर नहीं डालोगे तो ये एक जगह पर रुकेगी कैसे, या तो नीचे खिसक जाएगी या ऊपर चली जाएगी। तो आपस में स्टिरप से बांधते हैं, ऊपर वाली ये मेन रिइंफोर्समेंट बार है, ऊपर वाली हैंगर बार है। अब दूसरे वाले केस में जब आपने इससे बीम को जोड़ दिया, ठीक, जब आपने इससे बीम को कनेक्ट कर दिया, मैं मोनोलिथिक की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, वो कंप्रेशन में था, ठीक। अब हो क्या रहा है, इसकी फिगर आप जब बना रहे हो तो कई जगह क्या हो रहा है कि सिर्फ ये जो टॉप वाला है हैंगर बार, इतना ही बना के क्रॉस सेक्शन बना दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं, ठीक। अब थोड़ी देर के लिए ज़रा सोच कर देखो, अगर कैंटिलीवर टाइप की स्लैब होगी तब तो ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कैंटिलीवर में ऊपर टेंशन होता है, नीचे कंप्रेशन होता है, वो पॉसिबल है। कैंटिलीवर के अलावा किसी भी केस में अगर आप नीचे कोई रीइंफोर्समेंट ना डालें, ठीक है, तो ये बीम क्या सपोर्ट करेगी, ये स्लैब क्या रुकेगी, इसमें नीचे का जो टेंसाइल जोन है वो किससे रेजिस्ट करेगा अगर यहाँ बार ही नहीं होगी तो, ठीक है। तो एक बेसिक गलती तो ये हो रही है कि यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन में कई जगह आप देखोगे इस तरीके से बार्स पड़ी हैं, बस ये या तो पहले से क्लियर हो कि ये कैंटिलीवर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर अगर ये कैंटिलीवर वाला कंडीशन नहीं है तो आपको नीचे वाले केस में यहाँ पर रीइंफोर्समेंट देना ही पड़ेगा, ठीक। तो ऐसे प्लेन ओपन नहीं बना सकते, ये आपको रीइंफोर्समेंट दिखानी पड़ेगी और इसी का असर क्रॉस सेक्शन का मेन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में भी पड़ता है, वहाँ पर भी आपको बार का दिखाना पड़ता है, ठीक है। यही गलती हो रही है जो कि मुझे क्लियर करनी है, आगे चल के मैं इसको ड्राइंग में भी अभी अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है। सो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए फिगर शुरू करने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जो लोग बिगिनर लेवल पर हैं, ठीक है, जो लोग अभी ड्राइंग में टी बीम तक नहीं पहुँचे हैं या पहली या दूसरी बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए सिर्फ एडवाइस है कि आप लोग इसमें पहले क्रॉस सेक्शन बनाएं, उसके बाद इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाएं, ठीक है। रीज़न ये है कि टी बीम का ड्राइंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है नॉर्मल बीम से, और अगर वो समझ आप अभी डेवलप नहीं कर पाए हैं तो क्रॉस सेक्शन पहले बनाने से आपको सारी जो रीइंफोर्समेंट है उसकी डिटेल ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगी, उसके सहारे आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आराम से बना लेंगे, ठीक है। प्रॉपर वे पहले लॉन्गिट्यूडनल है फिर क्रॉस सेक्शन है, वो कोई नहीं, बट मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो लोग बिगिनर लेवल पर हैं, आप लोग क्रॉस सेक्शन से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की तरफ जाएँ, आपको बनाने में टाइम भी कम लगेगा और ईजिली आप बना लोगे। और मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी आगे आप समझ जाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्रॉस सेक्शन का क्या है, देखिए जैसा कि आप डायमेंशंस और दूसरी डिटेल्स देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो जो इसमें डिटेल्स दी हैं उसके हिसाब से अगर आपको क्रॉस सेक्शन बनाना है तो क्रॉस सेक्शन के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी डेप्थ ऑफ वेब की, ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज की, ठीक है, और आपको ज़रूरत पड़ेगी
विड्थ ऑफ वेब की, ठीक है, जो वेब है उसकी चौड़ाई की, ठीक है। तो इन डायमेंशन से आप क्रॉस सेक्शन बना लोगे, बाकी चीज़ें इसमें फिर रीइंफोर्समेंट की हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डेप्थ ऑफ फ्लैंज दे रखी है 150 mm, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ फ्लैंज 150 है, स्केल मेरा 110 का है, तो सिंपल 15 mm आएगा, ठीक है। ठीक, 15 mm ये हो गया आपका, ठीक है। अब इस 15 mm पर आपको थोड़ा सा नीचे कर लूँ मैं इसको, पंद्रह mm ये हो गया आपका, ठीक है। अब इस 15 mm के बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम क्रॉस सेक्शन बनाते हैं तो क्रॉस सेक्शन पर जो फ्लैंज की ये वाली जो डायमेंशन है, इधर से इधर चौड़ाई इसकी, ये आपको फिक्स नहीं होती, ना ही आपको बनानी है। यहाँ पर आप जिगजैग डाल के छोड़ दीजिए, ये कंटिन्यूअस है, इसके आगे बढ़ता रहेगा, आप एक पार्ट दिखा रहे हो उसका, ठीक है। तो इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक। तो मैं डेप्थ के लिए ले रहा था, विड्थ से कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यूस थोड़ी दूर तक बढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे इसी के अंदर यहाँ पर बीम बनानी है, ठीक है। तो बीम के लिए बीम की डायमेंशन जो दी है, या फिर जो विड्थ ऑफ वेब दी है, वो है 300 mm, ठीक है। तो 300 डिवाइडेड बाई 10 आप समझ रहे हैं 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, मैं यहीं से सेंटर ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हमें डेप्थ ऑफ वेब देखना है कि वेब की डेप्थ कितनी है, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ वेब हमें दे रखा है, टोटल हमें ओवरऑल डेप्थ दे रखी है 560, मतलब टॉप से लेके बॉटम तक है 560, और आपका ये जो फ्लैंज है ये है 150, ठीक है। तो 560 माइनस 150, ये आ रहा है 410 mm। 410 mm डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया 41 mm, ठीक है। ठीक, ये आपका क्रॉस सेक्शन की बेसिक आउटलाइन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसकी रीइंफोर्समेंट की डिटेल्स बतानी है, ठीक है। मैं ज़रा सा क्लियर कर दूं, हाँ। तो रीइंफोर्समेंट की डिटेल्स के लिए देखिए, सबसे पहले इसमें मेन बार दे रखी हैं 14 mm की, ठीक है। तो मेन बार 14 mm, 14 डिवाइडेड बाई 10 1.4। बार्स के साथ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बार्स के साथ आप स्केल का यूज़ ना करें, सिंपली एक बोल्ड मोटी सी लाइन बना दे, दैट्स इट, अपने से एक, और ये आगे तक कंटिन्यूस जाएगा, हुक्स नहीं होंगे, क्योंकि आप क्रॉस सेक्शन बना रहे हो और क्रॉस सेक्शन में बार और आगे तक जा रही है, ठीक है। तो पहला बन गया, दूसरा ऊपर की साइड बनेगा, ठीक है। दो ये बन गए, ठीक। अब ये आपकी मेन बार्स हो गई, ठीक है। अब मेन बार्स के बाद आपको बनाना है इसका जो रीइंफोर्समेंट है, जो बीम का रीइंफोर्समेंट है वो, ठीक है। तो बीम के रीइंफोर्समेंट में यहाँ पर भी आप वही मेन बार्स यूज़ करोगे, मैं यूज़ कर ले रहा हूँ 4 नंबर्स में, ठीक है। और ऊपर इसमें रहेंगी हैंगर बार्स, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अब बस सिंपली इनको आपको आपस में जोड़ देना है,
ठीक है, ये आपकी रीइंफोर्समेंट हो गई जो आपकी बीम की है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ यहाँ मिसिंग है, वो है स्लैब की डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का अगर कोई डाटा आपको दे रखा हो तो आप उसके अकॉर्डिंग बनाएं, नहीं दे रखा हो तो 250 से 300 mm की दूरी पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार्स डालनी ही पड़ेंगी, ठीक है, तभी आपकी ये स्लैब कहलाएगी, ठीक। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हो गई, मेन बार हो गई, ठीक है। बाकी अभी इसकी डायमेंशनिंग हम बाद में करेंगे, ठीक। तो इतनी चीज़ आप समझ गए। अब इसके बाद इसी के रिस्पेक्ट में आपको बनाना है इसका जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि जो स्पैन है, स्पैन आपका जो 6 मीटर है, आप पूरा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर आप स्केल के हिसाब से ले रहे हैं तो आप नहीं खींच सकते, क्योंकि यहाँ और वहाँ के डायमेंशंस में एक सिंगल स्केल चल नहीं सकता, ठीक है। और टीबी में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहाँ हम डबल स्केल लेके चलें। तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ जिगजैग लाइन का यूज़ करेंगे, मतलब 6 मीटर का पूरा स्पैन नहीं बनाएंगे, स्पैन की लेंथ हम कम रखेंगे, जिगजैग बना के उसको कंटिन्यूस दिखा देंगे और डायमेंशनिंग पूरी करेंगे, ठीक है, मतलब 6 मीटर पूरा लिखेंगे, ठीक है। ठीक है। अब इसमें आपको सपोर्ट देना है, सपोर्ट आपका 300 mm का है, मैं अभी जिगजैग बना दूंगा इसको, ठीक है। सपोर्ट आपको 300 mm का देना है, तो 300 mm के सपोर्ट के लिए 300 डिवाइडेड बाई 10, तो तीन सेंटीमीटर का हो जाएगा ये। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ आपको यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट है, रीइंफोर्समेंट से पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि देखिए ये टोटल डेप्थ ऑफ बीम है, जो मैं समझा रहा था पहले क्रॉस सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में डिफरेंस, वो यही है। आप सामने से देखेंगे, क्रॉस सेक्शन को देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा छोटा सा फिगर दिखाई देगा, पर वहीं जब आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाएंगे तो काफ़ी चौड़ा दिखाई देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लैंज जो है, ये जो फ्लैंज है इसकी भी डेप्थ है और टोटल जो वेब है उसकी भी डेप्थ है, तो टोटल डेप्थ है, टोटल डेप्थ आपकी 560 mm है। तो ये टोटल 560 mm के हिसाब से बनेगा। आप चाहें तो प्रोजेक्शन से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो सीधे इसकी डायमेंशन निकाल के स्केल से चेंज करके बना सकते हैं, मैंने प्रोजेक्शन से ले लिया, ठीक है। अब क्योंकि आप इस तरफ से देख रहे हैं, इस फिगर को इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो बनेगी वो ये वाली जो एज है, ठीक है। इस एज के लिए आप एक डॉटेड लाइन दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि भाई ये एज एग्जिस्ट तो करती है, ठीक है, और जो फ्लैंज का जो लोएस्ट पार्ट है, जो बॉटम पार्ट है, उसको दिखाना भी है कि भाई फ्लैंज यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी। कंटिन्यूस लाइन से भी दिखाया जा सकता है, बट इस फिगर में क्या होता है ना, कंटिन्यूस लाइंस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि सारी चीज़ें कंटिन्यूस लाइन से दिखाई नहीं जाती। वैसे तो डैश लाइन से वो चीज़ें दिखाई जाती है जो हिडन होती हैं, बट यहाँ पर ज़रूरत इसलिए है कि आपका जो फ्लैंज है वो इस लाइन के अबाउट इससे ऊपर है, ठीक है, इससे नीचे जो है बीम का पोर्शन है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद जो अगली चीज़ है जिसमें भी कन्फ्यूजन था वो ये था कि जो आपका ये रीइंफोर्समेंट है, ठीक है, ये वाला टॉप वाला मेन बार्स वाला,
अब यहाँ पर क्या होगा, जब आप इस तरफ से देखोगे तो आप खुद सोचो, आपको ये वाली बार जो सेक्शन में दिखाई दे रही है, अभी आपको इस पेन का सेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। पर अगर आप इस तरफ से देखोगे तो आपको ये लंबा पेन दिखाई देगा, ठीक। वही चीज़ यहाँ पर है, ये बार का सेक्शन दिखाई दे रहा है, पर इधर से देखोगे तो लंबी बार दिखाई देगी। सेम चीज़ यहाँ पर है, ये जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं ये आपको इधर से देखने पे लंबी बार दिखाई देंगी। तो अब आप इस साइड से व्यू बना रहे हो तो अब आपको बार्स की लेंथ बनानी है, ना कि। और दूसरी चीज़, बार्स इधर भी होंगी, बार ऊपर भी होगी, ध्यान रखिएगा मेरी बात। अगर कैंटिलीवर है तो आपने कुछ फिगर अपनी बुक में देखी होगी जिसमें सिर्फ ऊपर की तरफ रीइंफोर्समेंट ऐसे दिया हुआ है यहाँ पर, और नीचे 2 बार दे रखी हैं, ठीक है। तो जो नीचे 2 बार हैं वो तो खैर यहाँ पर 2 लेयर ऑफ बार्स है, और टॉप में सिर्फ 1 बार है। पर क्योंकि यहाँ हमने 2 डाली हैं और जो स्लैब का जनरल केस है वहाँ पे 2 बार्स ही पड़ती हैं, और टॉप को में बॉटम में, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको ये काम करना पड़ेगा कि आप इसका प्रोजेक्शन लें, इसके बाद इन्हीं को बस आपको मैच करना है। टी बीम में अगर समझ लीजिए, अगर आपने एक बार समझ डेवलप कर ली कि ये कैसी दिखती है, कैसा इसका फिगर बनता है, तो इसका फिगर बहुत आसान है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है बनाने में, ठीक है। अब इसी चीज़ को मिसिंग कर रहे थे सब लोग, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपके नंबर ऑफ़ बार्स 2 हैं। साइड से देखेंगे तो आपको टॉप पे भी दिखेगा, बॉटम पे भी दिखेगा, ठीक है, अगर कैंटिलीवर का केस नहीं है तो, ठीक। अब यहाँ पे क्योंकि बार्स अब 90 डिग्री ही मोड़ी जाती हैं, अब HYSD बार्स यूज़ होती हैं जिनको आप 180 डिग्री नहीं मोड़ते, ठीक है। तो ये हो गया पहला केस। इसके बाद दूसरा केस, जो बार्स नीचे हैं यहाँ पे, ठीक। ठीक है, तो ये आपके जो बेसिक फिगर है वो बन गया, ठीक है। जो रीइंफोर्समेंट हमारी लंबाई की दिशा में जा रही थी वो सारी हमने बना ली, ठीक। अब इसके बाद स्टिरप्स का क्या केस होता है कि देखिए, जब आप क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं, ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन में स्टिरप्स आपको नहीं दिखेंगी, स्टिरप्स इसकी इस तरफ से पड़ी हैं, ठीक है, और जैसे इसकी पड़ी है, ठीक। तो यहाँ पर आपको स्टिरप्स दिखेंगी। अब स्टिरप्स में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा सा खुद भी सोचिए, ये वाला जो सेक्शन है बीम वाला, ठीक है, इसकी स्टिरप्स तो इतनी ही चौड़ाई में है, ठीक। पर जो स्लैब है, स्लैब की भी तो दोनों बार्स आपस से बंधी होती हैं स्टिरप से, तो वो जो हिस्सा बंधा है, मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ कि पूरा यहाँ पर आपको स्टिरप्स कैसे पूरी ऊपर से नीचे तक दिखानी है, ठीक है। हाँ, जो स्टिरप्स आपकी दे रखी है वो 8 mm की हैं, 2 लेग्ड, तो 8 mm 5 की 2 लेग्ड स्टिरप है, और अगर आप इसके बीच का दूरी 250 मानते हैं तो ये 25 mm की दूरी पर एक दूसरे से आएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से
ठीक है। तो ये आपका रीइंफोर्समेंट है। स्टिरप्स है, स्टिरप्स आपके टॉप पे भी है, बॉटम पे भी है, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके बाद हम इस पर एक जिगजैग लाइन बीच में बना देंगे ताकि ये ना लगे कि ये कंटिन्यूस फिगर है। ऐसे ही आपको सपोर्ट के नीचे दोनों बना देने हैं, ठीक है। तो आप समझ गए ये टोटल विड्थ जो है वो इक्विवेलेंट टू इस टोटल डेप्थ के, ठीक है। सिर्फ ये फ्लैंज से नहीं है, पूरी डेप्थ से है, ठीक। अब इस चीज़ के लिए इसकी डायमेंशनिंग कर दें। 300 mm ये रहा, ठीक है। दूसरा सपोर्ट भी इतना ही है। 6 मीटर इसका क्लियर स्पैन है। ठीक है। ये 6 मीटर क्लियर स्पैन है। इसके बाद जो आपकी मेन बार्स हैं वो है 14 mm फाई की, फाई की 4 नंबर। जो आपकी ये भी आपकी 14 mm फाई की होंगी क्योंकि ये भी मेन बार्स है। इसमें नंबर्स नहीं होंगे, ये स्लैब की है, ठीक है। ये आपकी एंकर बार है 10 mm फाई। स्टिरप्स जो दिए हैं एट mm फाई के 2 लेग्ड स्टिरप है, ठीक है। यहाँ पर भी हम डायमेंशनिंग कर दें। टोटल डेप्थ है 560 mm। ठीक है, टोटल डेप्थ 560 mm। जो विड्थ ऑफ वेब है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये है 300 mm। और फ्लैंज आपकी है 150 mm की। ठीक है। तो जैसे कि हम नेमिंग कर रहे थे, ये आपकी हैं 10 mm एंकर बार्स, ये है 14 mm मेन बार्स। इनके बीच की स्पेसिंग हमने 250 mm रखी थी, तो 250 mm यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये आपका एल सेक्शन है, ठीक है। ये आपका क्रॉस सेक्शन है, ठीक। इसके बाद 6 मीटर ये क्लियर स्पैन है, ये एल सेक्शन और ये क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसके बाद इसमें एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अगर आपको फिगर में यहाँ पर मेन बार जो आपकी बीम वाली है वहाँ पर अगर आपको डबल बार दिखाई दे रही है किसी फिगर में, ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि जो आपकी बीम है उसमें डबल लेयर ऑफ बार्स पड़ी होती हैं कुछ
इस तरीके से, ठीक है। डबल लेयर ऑफ बार्स तब डाली जाती हैं जब लोडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है और सिंगल लेयर ऑफ बार्स उसको बियर नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर आप बार्स की बीम की विड्थ और नहीं बढ़ा सकते तो आप जो बार्स होती है वो सेकेंड लेयर में डाल देते हो, ठीक है। सेकेंड लेयर में इनके बीच में एक स्पेसर बार डाली जाती है कुछ इस तरीके से, ताकि वो स्पेस मेंटेन रहे, ठीक है। तो अब आप खुद सोचो, आपको एक नीचे वाली लेयर की बार यहाँ पे दिख रही है, अगर उसके ऊपर एक लेयर और पड़ जाएगी तो क्या होगा, वही होगा कि इसके ऊपर एक बार ऑफ लेयर और दिखेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जहाँ पर 2 बार दिखे वहाँ पर कंफ्यूज ना हो, ये कुछ नहीं है, ये सेकंड लेयर ऑफ बार है जो कि इसके ऊपर डाली गई है, उसी का प्रोजेक्शन आपको दूसरी तरफ दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स मुझे लगे या जो भी गलतियाँ लगी जहाँ पर, वो मैंने क्लियर कर दिए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद अगर कुछ आपको रह गया हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। एक चीज़ और इसमें है, जैसे कर्टेलमेंट का भी कभी केस आता है, तो मेरा ये मानना है कि इतने कॉम्प्लेक्स फिगर तक आपकी टी बीम नहीं जाएगी, क्योंकि एक तो आपके सिलेबस में उस लेवल तक टी बीम के क्वेश्चंस हैं नहीं, दूसरी चीज़ इन्वर्टेड टी बीम और ये सब भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इनकेस बेंट अप या कर्टेलमेंट के केस में जाए तो जो बीम होती है, बीम में आप जानते हो L/4 से L/7 के बीच में बार को ऊपर की तरफ मोड़ दिया जाता है 45 डिग्री पे शेयर फोर्स के रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, बीम की इफिशिएंसी को और बढ़ाने के लिए। तो वही सिमिलर केस है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे आपने इस नीचे वाली लेयर ऑफ बार को मोड़ा तो L/7 आप 6 मीटर के स्पैन से उसका जो भी क्लियर स्पैन है उससे आप निकालोगे, और उसके बाद, क्योंकि मैंने पिछले वाले सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के केस में आपको मैंने कर्टेलमेंट या फिर बेंट अप बार्स के केस बताएं कि किस तरीके से बार्स को ऊपर मोड़ा जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ से वो देख के कर सकते हैं कि अगर आपको स्पैन इतना दे रखा है तो आप जो बेंट अप करोगे वो इस टेंसाइल जोन से नीचे से ऊपर तक ले जाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी बार जा रही है, स्टिरअप जा रही है, वो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो आप इसमें भी जो अगली बार इसकी मोड़ोगे वो पूरी ऊपर तक जाएगी, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट होके टॉप तक जाएगी, वो आपका बेंट अप का केस होगा, ठीक है। तो जितना भी क्लियरिंग चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर बता दी है, ठीक है। मैं यहाँ पर 1-2 नाम लिखने रह गए, वो आपको और बता दूँ, 8 mm 2 लेग स्टिरअप, ठीक है। तो आई थिंक टी बीम का जितना भी बेसिक टॉपिक था सारा मैंने क्लियर कर दिया। आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो आपका स्लैब 1 वे और 2 वे स्लैब मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। तो इसके बाद आपके ज़्यादा टॉपिक बचे नहीं है, फिर एक कैंटिलीवर, रिटेनिंग वॉल और वाटर टैंक, यही हैं 2 जो मेन है, और हाँ कॉलम बेसिस, ठीक है, 2 टाइप के कॉलम बेसिस हैं आपके में, बस, ठीक है। तो वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, मैं जल्दी ये वीडियो आपके ला के आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूँगा। थैंक यू।